हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी पीजीटी मेल के जो पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसी का आज हम नवा पार्ट करेंगे। देखिए, ये नवा पार्ट है, इसको आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 8 बना दिए हैं। उनमें मैंने 101 से लेकर के 180 प्रश्न तक मैंने उसमें करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 181वां प्रश्न होगा। यहाँ पे 181 से 190 तक इस वाले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है, वो लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज की मैं लिंक डाल दूंगा, और मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहा हूँ। उसमें आपको एक ही जगह पर ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें डीएसएसबी पीजीटी मेल और ये डेट डाला होगा। ठीक, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। जिन लोगों का 16 तारीख को एग्जाम है, वो लोग इसको इन वीडियो को जरूर देखिए, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये अभी मेल का चल रहा है, फीमेल का भी मैं कराऊंगा, और बहुत सारे पेपर अभी मैं करवाने वाला हूँ। तो बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं इस चैनल पे, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें आप क्लिक करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें जैसे कोई भी नई वीडियो आती है, उस वीडियोज की लिंक हो गई या कुछ नोट्स हो गए। जैसे अभी ये वीडियो जो आप नवा पार्ट देखेंगे, 8 सितंबर 2018 को एग्जाम हुआ था उसका, तो ये जो नवा पार्ट है ना, इस नवे पार्ट के अंदर में तर्क भाषा पर प्रश्न है। तो वो तर्क भाषा बुक कहां से मिलेगी, तो उसकी पीडीएफ मैं इस ग्रुप में भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में। यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये एक सूचना है कि जो लोग डीएसएसबी टीजीटी ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं टीजीटी की, हाँ वो लोग, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि 20/7/2021 से उसकी कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 10 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और उसके बाद में 20 तारीख से क्लास शुरू हो रही है ऑनलाइन कोचिंग। और इसमें ना संपूर्ण सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा टीजीटी का। ठीक है, और उनका रिवीजन वगैरह भी कराया जाएगा। लास्ट ईयर मतलब पुराने पेपर है, उन पेपर्स को भी सॉल्व कराए जाएंगे। इसका शुल्क होगा 5,000 रुपये होगा इसका शुल्क, क्योंकि इसकी क्लास 3 महीने तक लगातार चलेगी। ठीक है, इसमें आपको नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, अभ्यास कराया जाएगा, बहुत सारी चीज इसमें होगी। तो इसलिए इसकी फीस कम ही रखी है, 5,000 रुपये। वैसे तो ज्यादा है संस्कृत वालों के लिए, पर और लोगों के लिए, जो लोग मॉडर्न से पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कम है। क्योंकि और कहीं पे जाएंगे तो आप इससे ज्यादा फीस होगी। हाँ, ये जो कि आपके पेटीएम या गूगल पे या फोन पे के द्वारा इसको कर सकते हो। इसके फॉर्म भरने की देखिए लिंक ये है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1/7/2021 से 20/7/2021 तक आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इस कोचिंग क्लासेस के लिए। ठीक, और आप ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के नीचे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 8285123323। इस नंबर पे आप कॉल करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको केवल यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है उसका सेक्शन बी। ठीक है, भाग 2। भाग ए अ में, मतलब ए भाग में आपके 100 प्रश्न होते हैं, जो कि 5 सेक्शन से होंगे। उन 100 प्रश्नों में जीए होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। ये 20-20 प्रश्न सभी सेक्शन में होते हैं। तो टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न हो गए, 20 × 5 = 100। तो वो जो 100 प्रश्न है, वो उसके बाद में 200 प्रश्न इसमें होते हैं भाग ब में। तो उन 200 प्रश्नों में से 80 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं 8 पार्ट में, और अभी 120 प्रश्न बाकी है, उनको भी जल्दी में करवा रहा हूँ। देखिए, 1 से लेकर के 10 तक आपको मिलेगा पहले पार्ट में, 111 से लेकर के 120 तक दूसरे पार्ट में, 121 से 130 तक तीसरे पार्ट में, 131 से 140 तक चौथे में, 141 से 150 तक पांचवे में, 151 से 160 तक छठे में, 161 से 170 तक सातवें में, और 171 से 180 तक आपको आठवें पार्ट में मिल जाएगा, जिनकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा।
अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं इसके आज के वीडियो को, आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है प्रमाकरणम प्रमाणम अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम नाम किम। देखो ये जो है आपको, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर देंगे, क्योंकि देखिए लक्ष्य और दूसरा क्या होता है लक्षणम, लक्ष्य और लक्षणम, तो वही हो जाएगा, इसका आंसर लक्षणम होगा। पर फिर भी जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए मैं आपको बुक दिखाता हूं। देखिए ये तर्क भाषा है। तर्क भाषा किसके द्वारा रचित है? केशव मिश्र के द्वारा रचित है। इसमें आप शुरुआत में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए तर्क भाषा में ये है, सबसे पहले गौतम के द्वारा जो न्याय सूत्र लिखा गया है, उस न्याय सूत्र के अंदर में 16 पदार्थ माने गए। आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार कितने पदार्थ हैं, तो न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडवा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, निग्रह स्थान। हाँ ये सारे आपके, ये आपके क्या है, ये आपके 16 पदार्थ है। ठीक है, इन 16 पदार्थों का ही ज्ञान करना, इससे ही हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्रेयसाधिगम, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम प्रश्न चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये 16 पदार्थों के नाम। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ऐसे अगर पदार्थ कितने हैं तो सप्त पदार्थ माने जाते हैं, परंतु वो सप्त पदार्थ जो है वो तर्क संग्रह के अनुसार माने जाते हैं, 7 पदार्थ। ठीक है, 7 पदार्थ तर्क संग्रह के अनुसार माने जाते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ माने जाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं आंसर पे। ये थोड़ा सा अच्छी व्याख्या वाली बुक है, इसमें अच्छे से व्याख्या दे रखी है। तो ये देखिए, ये अगला पेज आ गया, ये रहा। अब सबसे पहला आया, सबसे पहला पदार्थ कौन सा है? प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में बता रहे हैं। अत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उच्यते प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रश्न हमारा क्या था? देखिए प्रमाकरणम प्रमाणम मिला, यही है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण का लक्षण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम और प्रमाकरणम किम अस्ति? लक्षणम। यहां पर लक्षण क्या है? प्रमाकरणम। लक्ष्य क्या है? प्रमाण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लक्षणम। वैसे मैंने सामान्य नॉलेज से बता दिया था आपको। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, ज्ञात विषयम ज्ञानम डैश मति ही भ्रमा प्रमा या स्मृति ही। तो यहीं पर देखेंगे, हम आगे जाएंगे। ननु प्रमायः करणम चेत प्रमाणम तरी तस्य फलम वक्तव्यम करणस्य फलवत्व नियमात्। तो सत्यम प्रमा एव फलम साध्यम इत्यर्थ। प्रमा ही जो है वो फल है या साध्य है, ये इसका अर्थ है। जैसे यथा छिदाकरणस्य परशु छिदे वो फलम। छिदाकरण परशु का, परशु बोलते हैं हम इसको फरसा या कुल्हाड़ी बोल सकते हो, कुल्हाड़ी। हाँ, उस कुल्हाड़ी का छिदाकरण मतलब काटना ही उसका क्या है? फल है। तो वही है, तदेव प्रमाकरणम प्रमाणम का पुनः प्रमा यस्याह करणम प्रमाणम। तो बोले फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण है? तो यथार्थ अनुभव प्रमा। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये व्याख्या कर रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें मैं इसीलिए बता दे रहा हूं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। यथार्थ अनुभव प्रमा डैश में अगर पूछ लिया जाए को नाम प्रमा, या ऐसे कर डैश मतलब डैश अनुभव प्रमा, तो यथार्थ अयथार्थ भ्रम या संशय ऐसे करके दे दिया। तो इसमें यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ इत्य अयथार्थ इत्य इत्य
इति अयथार्थानां संशय विपर्य तर्क ज्ञानानां निराशा। हाँ, अनुभव इति स्मृतेर निराशा, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही। यही प्रश्न अभी पूछा हुआ था, देख सकते हो। ज्ञात विषयम ज्ञानम डैश, तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही मिला। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं अर्थ समझा देता हूं। यथार्थ, यथार्थ क्या होता है, इति अयथार्था नाम, अयथार्थ ज्ञान जो है, जो कि अयथार्थ ज्ञान क्या होता है हमारा, संशय विपर्य और तर्क, इन तीनों ज्ञानों का निराश हो जाना, जब समाप्ति हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। मतलब कहीं पे अगर हमारा मान लो संशय है, कहीं पे विपर्य है, या कहीं पर तर्क इत्यादि है, तो उन सब की जब समाप्ति हो जाती है तब हमें यथार्थ ज्ञान होता है। और अनुभव क्या होता है, स्मृति निराशा, जहां पर स्मृति की समाप्ति हो जाती है। मतलब स्मृति जैसे आप बोलते हैं, देखिए ज्ञात स्मृति का उल्टा, जैसे ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, स्मृति क्या होती है, जो जो इस विषय को हमने जान रखा है उसका ज्ञान करना, वो हमारे स्मृति, जैसे कि हमारे बुद्धि के अंदर, मेमोरी के अंदर में वो रहती है। हाँ, और अनुभव क्या होता है, अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मृति के व्यतिरिक्त ज्ञान, जो अनुभव ज्ञान जैसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस से लेना, वो हमारे ज्ञान में, स्मृति में नहीं रहता। अब मान लो जो ठोकर लग गई, ठोकर लग करके आप गिर गए, तो आप किस तरीके से गिरे हो ये आपका एक बार अनुभव हो गया। अब दूसरी बार आप उस तरीके, मतलब मान लीजिए वहां पर जाओगे तो आप संभल करके रहोगे। हाँ, उस पत्थर, मान लो कोई पत्थर है तो उससे आप बच करके रहोगे। तो वो उस प्रकार का जो अनुभव से ज्ञान होता है, हाँ वो भी होता है, इसको बोलते हैं हम ये मतलब जो स्मृति से व्यतिरिक्त जो ज्ञान होता है, स्मृति के अलावा जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हम अनुभव। ठीक है, एक होता है स्मृति, मेमोरी वाला, और दूसरा होता है अनुभव ज्ञान। तो यही दो प्रकार का ज्ञान होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञान विषयम ज्ञानम स्मृति ही। इसके बाद होते तच्च कारणम डैश, एक विधम, द्विविधम, चतुर्विधम और आपका त्रिविधम। तो इसका आंसर हम देखेंगे, आगे चलेंगे। ये देखिए, ये यहां दिया हुआ है तच्च कारणम त्रिविधम। तत्कारण, वह जो कारण है, कारण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समवायी, असमवायी और निमित्त भेदा। तो यहां पर देखिए क्या है, ये संधि हुई है समवायी और असमवायी और निमित्त भेद। निमित्त, ये तीन प्रकार के, इन तीन भेदों से तीन प्रकार के कारण होते हैं। तत्र समवेतम कार्यम उत्पद्यते यत् समवायी कारणम, जैसे कि संवेद कारण उत्पन्न कार्य उत्पन्नित उत्पादित होता है या उत्पन्नित होता है, उसको बोलते हैं हम समवायी कारण। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम, जैसे तंतवः, तंतवः बोलते हैं हम धागे को, धागे, धागा जो है वो क्या है, पट का समवायी कारण है। पट मतलब होता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लो, चाहे आप शर्ट ले लो, चाहे पैंट का कपड़ा ले लो, चाहे किसी का भी कोई भी कपड़ा ले लो, उस कपड़े के लिए जो आपका धागा जो होता है, जो उसके अंदर में जो धागा होता है, वो क्या होता है, उसका समवायी कारण होता है। यथा तंतुषु एव पटः संवेतो जायते, क्योंकि, यथा मतलब क्योंकि, तंतुषु एव, धागों से ही पटः संवेतो जायते, धागों से ही पट जो होता है वो संवेत होकर के बनता है। न तुरियादिशु, न तुरी आदिशु, तुरी आदिशु मतलब बोलते हैं तुरी, वेमा इत्यादि जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे आप कभी कपड़ों के कारखाने में गए होंगे तो एक मशीन होती है। मशीन क्या करती है, वो आपको एक तो धागों को पहले अलग अलग करेगी, फिर उसको एक जगह पर जोड़ेगी, तो उससे फिर कपड़े बनते हैं। तो वही उसी प्रकार की एक मशीन है जो जिसको तुरी बोला जाता है। हाँ, उससे ही कपड़े बनते हैं, तुरी से कपड़े बनते हैं। लेकिन तुरी जो हुआ समवायी कारण नहीं होगा। समवायी कारण क्या होता है, आपका तंतु। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया था, पटस्य समवायी कारणम किम, तुरी, वेमा, दंड या तंतु। तो इसका आंसर होगा तंतु। ठीक है, आपका तच्च कारण त्रिविधम, आंसर तो मिल ही गया। कारण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला समवायी, दूसरा असमवायी,
तीसरा निमित्त। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तत्र अयुत सिद्धयो संबंधा डैश संयोगः वियोगः समवायः मित्रत्वम्। अब देखिए यहां पर फिर प्रश्न आगे, थोड़ा सा आगे से गए हम, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ननु तंतु संबंधः एव तुरीयादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते तत्कथं तंतुषु एव पटः संवेतो जायते न तुरीयादिषु। फिर एक प्रश्न करने वाला बोलता है अच्छा ऐसा है तो तंतु संबंध एव, जैसे तंतु का संबंध होता है किससे, कपड़े बनाने में, वैसे ही तुरी आदि का भी संबंध होता है, क्योंकि अगर तुरी नहीं होगा तो कपड़ा तो बन ही नहीं सकता, वो तो केवल धागा ही रह जाएगा। तो तुरी आदि संबंध भी पट का होता है। तो तत्कथम तंतुषु पटा संवित हो जाते, फिर कैसे तंतुओं के द्वारा, मतलब तंतुओं में ही पट जो होता है वो संवेद होता है, न तुरी आदिशु, न तुरी आदियों में। तो कहते हैं सत्यम द्विविधा संबंध। संबंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, संयोगः समवायश्च। ठीक है, संयोग पहला होता है संयोग, दूसरा होता है समवाय। तो तत्र अयुत सिद्धयो संबंधः समवायः, जहां पर अयुत सिद्ध संबंध होता है उसको बोलते हैं हम समवाय। और अन्योस्तु संयोग, और जो दूसरे होते हैं इसके अलावा जो दूसरे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संयोग, उनका होता है संयोग संबंध। तो जो तंतु जो होते हैं वो अयुत सिद्ध संबंध होते हैं, इसलिए वो समवाय होते हैं, और बाकी जो तुरी इत्यादि होते हैं वो संयोग संबंध होते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तत्र अयुत सिद्धयो संबंध, क्या आएगा इसका, समवाय। तत्र अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जैसे तुरी वेमा इत्यादि जो भी मैंने बोला, वो क्या होंगे, इसके संयोग होंगे, क्योंकि उनके संयोग से तो बनता है। पर अगर यदि वो ना रहे, हाँ वो ना रहे, तब यह है कि धागों से, उस मशीन के अलावा किसी और चीज से, हाथ से भी कपड़े बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो कपड़े बनाया जा सकता है, वो तो उसका संयोग है। परंतु जो अगर धागा ही नहीं रहेगा तो कपड़ा कहां से बनेगा, वो जो है वो आपका अयुत संबंध है। अब फिर को पुनः अयुत संबंधो अयुत सिद्धो, अब फिर अयुत सिद्ध कैसा है, तो ये आपका, इसके बारे में हम लोग विस्तार से कभी पढ़ेंगे जब तर्क भाषा में, परंतु अभी ये वीडियो बहुत विस्तार हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे का प्रश्न देखता हूं। ठीक, इतना पर्याप्त है। फिर एक चीज इसमें बता सकता हूं मैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ये एक तो इसका अयुत सिद्ध का लक्षण दिया हुआ, ययोर मध्य एकम अविनश्यद अपराश्रितम एवावतिष्ठते तावयुत सिद्धो संबंध तदयुक्तम तदुक्तम। ये कहा गया है तावेव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यो ययोर्द्वयो अनश्यद अनश्यद एक पराश्रितम एवावतिष्ठते, ये बोला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे। थोड़ा सा इसमें एक चीज मेरे को बताने के लिए यहां पर है, ये देखिए, ये जो है ना आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अयुत सिद्ध संबंध कैसे होते हैं। अवयव अवयवीनो, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं। अवयव अवयवीनो, गुण गुणिनो, क्रिया क्रियावंतो, जाति व्यक्ति, और विशेष नित्य द्रव्य, ये 5 प्रकार से अभ्यास अयुत संबंध होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला है अवयव अवयवीनो, ठीक है, दूसरा हो गया गुण गुणिनो, तीसरा हो गया क्रिया क्रियावंतो, चौथा हो गया जाति व्यक्ति, पांचवा हो गया विशेष और नित्य द्रव्य। ठीक, इन पांचों में आपके ये संबंध होते हैं। इसके बाद आते हैं हम आगे। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर ये इससे आपका एक चीज कभी, मान लीजिए अभी एग्जाम जो होने वाला है 16 तारीख को, उसमें पूछ लिया जाए तो ये हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं ये वाला प्रश्न, डैश प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। तो ये देखिए, ये जो है ना आपका डैश प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, परोक्षकारी, साक्षात्कारी, भ्रमकारी, अतीन्द्रिय,
इसका आंसर देखेंगे तो हम अब ये देखिए, ये देखिए, ये रहा किम पुनः प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या है, अभी इससे पहले का एक बार आपको पंक्ति दिखा देता हूं। इससे पहले की पंक्ति देख लीजिए, थोड़ा सा इससे और स्पष्टता हो जाएगी। ये रहा, तानी च प्रमाणानि चत्वारि, चत्वार चार प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है ना। तो न्याय दर्शन में अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए न्याय दर्शन में कितने प्रमाण है, तो चार प्रमाण है। तथा च न्याय सूत्रम, न्याय सूत्र में बताया गया प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। अब फिर प्रत्यक्ष के बारे में पूछा कि प्रत्यक्ष क्या है, तो किम पुनः प्रत्यक्षम साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। कैसे, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया, डैश प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, तो क्या होगा इसका आंसर, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारिणी च प्रमा स एवोच्यते या इंद्रियजा। और जो साक्षात्कारिणी प्रमा होती है उन्हीं को बोला जाता है जो इंद्रिय जा होते हैं। जा का मतलब होता है इंद्रिय से उत्पन्न हुए, इंद्रियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए आंख से, कान से, हाँ नाक से, हाँ मुख से, इन सबका साक्षात्कार हुआ हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सच द्विविधा, द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार का, सविकल्प का, निर्विकल्प का, सविकल्पक और निर्विकल्प। तस्याः कारणम त्रिविधम, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञानम। अब उसका जो करण होता है वो तीन प्रकार का होता है, कभी तो वो इंद्रिय से हो जाता है प्रत्यक्ष, कभी वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है, और कभी जो होता है वो ज्ञान से हो जाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम के रिलेटेड में एक बात बोलते रहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कतिविध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो षड्विध। अब उसके बारे में आगे यहाँ अगर दिया होगा तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, नहीं तो फिर इसके आगे, क्योंकि ये विषय बहुत विस्तृत है, इस पे एक अच्छी क्लास हो सकती है। मतलब 6 प्रकार के ये रहा, देखिए इंद्रियार्थस्तु, इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमायतु स षड्विधम्। आप लोग नोट कर सकते हो, पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय, और छठा विशेष विशेषण भाव। ये 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हैं। अब किसका क्या लक्षण है, क्या उदाहरण है, ये हम लोग आगे कभी देखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं आप्तवाक्यम डैश पदम वर्णम, ठीक है, पदम वर्णम शब्दः समासः। तो ये देखते हैं हम कहां है, ये हम देखिए आगे निकाल रहा हूं मैं भी, ये देखिए आप्तवाक्यम शब्दः। ये आप्तवाक्य कैसा होता है, वो शब्द होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, शब्द, ठीक। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना है 16 तारीख के एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार करना चाहता हूं। आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। आप्त क्या होता है, अब कह दिया आप्त का वाक्य जो है वो शब्द होता है, हाँ। तो वो आप्त क्या होता है, तो आप्त कहते हैं यथाभूतस्य, जैसा है उसका वैसा, ठीक है, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदिष्टा, हाँ जैसा है उसके मतलब उसका वैसा ही अर्थ को उपदेश करने वाला जो पुरुष होता है वो क्या हो जाता है, आप्त होता है। आप्त वाक्यम तू, यहां पर देखिए वाक्यम तू आकांक्षा, हाँ यहां पर कौन संधि हुई है, बिल्कुल यहां पर यण संधि हुई है, ठीक है। ये इस प्रकार के छोटे छोटे यण संधि, संधि से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ, मतलब जैसे अब यहाँ पे त्वाकांक्षा, तो त्वाकांक्षा वाकांक्षा नहीं करना है हमें, वाक्यम तू आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पद पदानाम समूह,
वाक्य कैसा होता है? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों से युक्त पदों का समूह जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। अब आया अतएव, अतएव गो ह्रस्व पुरुषो हस्ति इति पदानि न वाक्यम परस्पराकांक्षा विरहात। अब यहाँ पर ना बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गो हस्व पुरुषो हस्ति इति वाक्यम न, मतलब न वाक्यम किमर्थम? आकांक्षा विरहात, योग्यता विरहात, सानिध्या विरहात, या आपका ये आपका कुछ और दे करके जैसे बोल देंगे आपका स्नेहा विरहात। ठीक है, स्नेहा विरहात, ऐसे अपने तरफ से भी कुछ दे दिया। तो उसमें आपसे पूछा तो यहां पर क्या आंसर होगा इसका? परस्परा आकांक्षा विरहात, आकांक्षा के विरह। ठीक है। दूसरा आया अग्निना सिंचते इति, सिंचेत इति न वाक्यम योग्यता विरहात, न ही अग्निशेकयो परस्परान्वयो योग्यता अस्ति। देखिए, अग्निना सिंचती, कोई कहे मैं आग से सींचता हूं, मान लो पेड़ों को वो सींच रहा है, जल सींच रहा है। हाँ, पहले हम जल डालते हैं ना, तो वो पेड़ों को आग से सींचता है। तो ये जो है, ये इसमें क्या है? योग्यता का विरह है, योग्यता का अभाव है। क्यों? क्योंकि नहीं अग्निशेकयो परस्परान्वयति इति, क्योंकि आग सेकने का अन्वय नहीं होता है, संबंध नहीं है कोई भी। तो इसी से ये क्या हो गया? योग्यता विरह। हाँ, तथा ही अग्नि, ये आपका इसका इसका विस्तार है। इसके बाद में यहां आते हैं, एवं एक एक सह प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गाम आन इत्यादि पदानि न वाक्यम। अब एक एक से ऐसे बोला, मान लो गाम, 10-15 मिनट रुक गया, फिर बोला आनय। अब वो 10-15 मिनट रुक गया तो ये भी वाक्य जो होगा वो प्रमाण नहीं माना जाएगा, वो भी वाक्य नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बीच में रुक करके बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका सत्याम अपनी परस्पर आकांक्षायाम, सत्याम परस्परान्वयतायाम, अन्वय योग्यतायाम परस्पर सानिध्या भावात। परस्पर बीच में क्या है? ये बीच में सन्निधि का अभाव है, सानिध्य का अभाव है। हाँ, बीच में गाम बहुत देर पहले बोला, आने बहुत देर बाद बोला। वाक्य में योग्यता तो है और आपकी आकांक्षा भी है, पर क्या है? इसमें सानिध्य का अभाव है। तो इसके कारण ये भी वाक्य नहीं माना जाएगा, ऐसा वाक्य। तो यानी यानी तू साकांक्षानी योग्यता, योग्यतावंती सन्निहितानी, सन्निहितानी पदानी तानी एव वाक्यम। हाँ, जो कि आकांक्ष पद हो, योग्यता पद हो और सन्निहित पद हो, ऐसा ये तीनों से युक्त हो, तो उसी को हम वाक्य बोलेंगे। जैसे बोला ज्योतिष टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष टोम से स्वर्ग काम के लिए याग करना चाहिए। तो ये यहां पर वाक्य माना जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य दिया, यथाच नदी तीरे पंच फलानी संति, नदी के तीर में 5 फल हैं। तो यथाच तानी एवं गामान इत्यादि इत्यादि पदानि अविलंबित अविलंबे विलंबितोच्चारितानि। तो बोला जैसे कि वही जो गाम आनय जो पद है, उसको यदि अविलंब, बिना विलंब के बोला जाए गाम आनय, तो वो क्या हो जाएगा? वो वाक्य माना जाएगा। यदि ऐसे बोलेंगे गाम और 10 मिनट रुकने के बाद में या 15 मिनट रुकने के बाद में आनय, तो वो वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें 3 चीजें याद रखना, ये आपका आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो आकांक्षा के लिए गो हस्व पुरुषो हस्ति इति, ये होता है। दूसरा योग्यता के लिए अग्निना सिंचती। तीसरा आपका गाम आनय, प्रहरे प्रहरे सौच्चारित। ठीक है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बोला मैंने। ठीक है, इसका आंसर तो मिल गया आप्तवाक्यम शब्द। फिर उसके बाद आते हैं 187वां नंबर प्रश्न। डैश च इंद्रियादि व्यतिरिक्त देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्नो नित्यो विभुश्च चक्षु वायु आत्मा मनः। अब देखिए इसका आंसर कहां मिलेगा आपको, मैं बताता हूं। ये देखिए, यहां से सबसे पहले प्रमाणानि उक्तानि,
प्रमाणों के बारे में बोल दिया। 4 प्रमाण होते हैं, उन चारों प्रमाणों के बारे में बता दिया। अब यहां से प्रमेय शुरू हो रहा है, दूसरा जो पदार्थ है। और एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रमेय कितने होते हैं। प्रमेय कितने होते हैं? 12 प्रमेय होते हैं, जो कि आपके गौतम न्याय सूत्र में लिखा हुआ है। हाँ, देख सकते हो आप। मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूं, पहले ऊपर का दिखा देता हूं संस्कृत में। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम। ये आपका गौतम न्याय सूत्र का पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। ठीक है, ये बोले, यहाँ नीचे देख सकते हो, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। अब यहाँ जो आत्मा के बारे में है वो बोला है तत्र आत्म सामान्यवान आत्मा। जहां पर यहां पर आत्म सामान्यवान जो होता है वो आत्मा होता है, सच। और वह कैसा है? देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्नो नित्यो विभुश्च। देहेन्द्रियादि से व्यतिरिक्त, अलग, हाँ, प्रति शरीरम और सबके शरीर में भिन्न 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 विद्यमान है, नित्यो, और नित्य है आत्मा। और कैसा है? विभू है, विभू। विभू मतलब, विभू का मतलब होता है व्यापक है। ठीक है, आत्मा ऐसी नहीं है कि वो एक ही जगह पर है, हर जगह पर आत्मा मिलेगी। और आत्मा के बारे में तो भगवत गीता के अंदर में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम आंसर देख सकते हैं, डैश च। देखिए, सच, सच के जगह पर में, यहां पर सच के जगह पर में हम क्या लेंगे? आत्मा। आत्मा च देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्नो नित्यो विभुश्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 188 पर। शब्द श्रोत्रग्राह्यो डैश द्रव्यम, सामान्यम, संबंध या गुण। अब देखिए, इसका आंसर कहां मिलेगा? अब ये यहां पर हम लोग चलते हैं। देखिए, शब्द श्रोत्रग्राह्यो गुण। शब्द कैसा है? श्रोत्रग्राह्य गुण है। आंसर हमारा मिल गया, श्रोत्रग्राह्य शब्द श्रोत्रग्राह्यो द्रव्यम, सामान्यम, संबंध, गुण। ठीक है, आकाशस्य विशेष गुण। आकाश का ये कैसा विशेष गुण है? ननु कथम अस्य श्रोत्रेण ग्रहणम। फिर इसका श्रोत्र से ग्रहण कैसे हुआ? ये चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है कि कथम अस्य श्रोत्रेण ग्रहणम, श्रोत्र से ग्रहण शब्द का कैसे कर सकते हैं? या तो भेरियादि देशे शब्दो जायते। भेरी आदि, भेरी आदि बोलते हैं हम उसको, किसको? जैसे आप मंदिर के अंदर में देखोगे, घंटा नाद जो होता है, घंटा नाद करते हैं या कुछ ऐसा नाद करते हैं। जैसे आप वो नहीं देखते हो, ढोलक पीटने वाले आते हैं, वो उससे ड्रम से पीटते हैं, तो वो चीज उसे भेरी आदि बोलते हैं। हाँ, भेरी आदि देशे शब्दो जायते, श्रोत्रम तु पुरुष देशे अस्ति। हाँ, सत्यम। भेरी देशे शब्दो विचि तरंगान्या, विचि तरंग न्यायेन कदम्ब मुकुल न्यायेन व सन्निहितम शब्दांतरम आरभते। अब देखो, इसमें प्रश्न किया कि कैसे श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होगा, क्योंकि भेरी आदि का वादन तो मान दूर होता है, बहुत दूर होता है, और मनुष्य जो होता है वो दूर खड़ा होता है। फिर उसका श्रोत्र का ग्रहण, वो शब्द का मतलब शब्द का ग्रहण श्रोत्र के द्वारा वो कैसे करता है? तब ये बोला कि ये कैसे, कि एक दो न्याय बताए, जैसे वीची तरंग न्याय और दूसरा है कदम्ब मुकुल न्याय। वीची तरंग न्याय क्या होता है? वीची तरंग न्याय ये होता है कि आप, वीची का मतलब होता है तालाब, तालाब या तड़ाग, और तरंग, उसके अंदर तरंग उठता है। जब मान लो आप एक कंकड़ ले लो, छोटा सा पत्थर लो और उसको तालाब में फेंको, तो क्या होगा? एक तरंग उठेगी। वो क्या होगी? वो उसके पास में उठेगी, फिर उसके दूर जाएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी, ऐसे करके एक तरंग मतलब उठती है। वो जो तरंग है वो एक न्याय हुआ। दूसरा बताया कदम्ब मुकुल न्याय। कदम्ब मुकुल न्याय क्या होता है? जब कदम्ब बोलते हैं हम,
कमल के लिए जो कमल खिलने लग जाता है, कदम्ब, एक कदम्ब का, कमल नहीं, कदम्ब का वो होता है, कदम्ब नहीं है, कमल नहीं है, कदम्ब में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कदम्ब जो खिलने लग जाता है उससे पहले उसके चारों तरफ एक फूल खिलते हैं, और वो चारों तरफ फूल खिलते हैं, उसके ऊपर फिर से फूल खिलते हैं, उसके ऊपर फिर से फूल खिलते हैं, उसके ऊपर फिर से फूल खिलते हैं, ऐसे करके फूल के ऊपर फूल खिलते रहते हैं, फूल के ऊपर फूल खिलते रहते हैं। तो वो चीज है। वैसे ही जो भेरी आदि संबंध होता है, वो क्या होता है, वहां शब्द हुआ, दूर में संबंध हुआ, उसकी जो तरंग है वो एक शब्द दूसरे शब्द पे आती है, दूसरा शब्द तीसरे में आता है, तीसरा शब्द चौथे में आता है, ऐसे करते 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 पुरुष के पास तक श्रोत्र का ग्रहण होता है। ये चीज इसमें बता रहे। और बहुत मेरे को ये दोनों न्याय अच्छे लगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा था। ठीक है। वैसे ये एग्जाम से रिलेटेड इतना ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, शब्द ग्राह्यो, शब्द स्रोत्र ग्राह्यो गुण, पर आकाशस्य विशेष गुण, और ये किसका गुण है, आकाश का गुण है। हाँ, एग्जाम में वीची तरंग न्याय, कदम्ब मुकुल न्याय, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा बताने के लिए मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आते हैं 189 पे, वादी प्रतिवादिनो सम प्रतिपत्ति विषयो अर्थो, अर्थो डैश विपर्य संशय दृष्टांत और तर्क। देखिए, ये हम लोग लास्ट में चलेंगे, इसके तर्क संग्रह की समाप्ति के लगभग वहां चलेंगे, तो वहां पे इसका आंसर होगा। ये देखिए, एकस्मिन धर्मणि, एकस्मिन धर्मणि विरुद्ध नाना नाना अर्थ विमर्श संशय। ठीक है, सच त्रिविधा विशेष दर्शने सती सामान्य समान धर्म दर्शन और विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति और असाधारण धर्मजश्च इति। मतलब क्या है, ये आपका, ये तो संशय के बारे में प्रश्न हमारा क्या था, वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो। तो इसको पहले आंसर देते थे, फिर इसके बारे में आएंगे यहाँ पे। इसका आंसर यहाँ दिया है क्या, द्वितीय तो संशय, संशय के बाद में विपर्य, अच्छा विपर्य के बाद यहाँ आगे दिया होगा थोड़ा, ये देखिए, ये रहा, वादी प्रतिवादिनो सम प्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टांत। वो क्या होता है, वो दृष्टांत होता है। और वो जो मैंने बताया ना, एकस्मिन एकस्मिन धर्मनि नाना अर्थाव अर्थाव नाना अर्थाव नाना अर्थ विमर्शा संशय, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है संशय के ऊपर में, इसीलिए वो मैंने पहले बता दिया कि आप लीजिए, मान लीजिए एकस्मिन धर्मनि विरुद्ध नाना अर्थ विमर्शा डैश, तो वो क्या होता है, संशय। ये चीज पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया। दूसरा, वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टांत। हमारा आंसर देखिए इसका क्या होगा, दृष्टांत। संशय का भी मैंने बता दिया आपको, विपर्य और तर्क का रहने दीजिए, हाँ वो कभी और मैं बता दूंगा आपको। सद्विविधा, एक ये होता है साधर्म्य दृष्टांत, और जैसे धूमवत्वस्य महतो हेतु महानस महानसम, और द्वितीयस्तु वैधर्म्य दृष्टांत यथा तस्यैव हेतु महाहृदा इति। ये आपको साधर्म्य और वैधर्म्य से दो प्रकार का दृष्टांत होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 190वां, जो कि आज के वीडियो का अपना लास्ट प्रश्न है। उभय साधनवती विजिगीषु कथा डैश जल्प वाद वितंड विवाद। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, ये देखिए, ये आ गया तत्व बुभुत्सो कथा वाद। वाद का आंसर ये देखिए, ये वाद का मतलब क्या है आपका, तत्व बुभुत्सो, तत्व बुभुत्सो कथा वाद, ये हो गया। उसके बाद उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प। हमारा प्रश्न क्या है, उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प। ठीक, उसके बाद आते हैं वितंडा,
स एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, वही जो है अपने पक्ष के स्थापना से हीन जो होता है वो वितंडा होता है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। तत्व बुभुत्सो कथा, जो तत्व को मतलब जो आपको तत्व को जानने वाला जो होगा वो क्या तत्व पर जो बुभुत्स मतलब क्या कहते हैं बोलने की इच्छा करता है या बुभुत्स, हाँ उसको बोलते हैं हम कथा। वो ऐसी कथा को हम वाद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का है वाद विवाद होता है ना, वाद करना, तर्क करना, उसके ऊपर में बताना, तो वही चीज है, ये आपका वाद कहलाता है। हाँ उसके विपक्ष में कुछ बोलना तो ये वाद हो गया। और उभय साधनवती विजिगीषु कथा, और किसी का मान लीजिए खंडन करना और अपने पक्ष की स्थापना करना, वो कहलाता है आपका जल्प। अभी मैं आपको पता ही होगा, पीजीटी फीमेल का क्रैश कोर्स चला रहा हूं, ठीक है ना, 25 दिन का जो क्रैश कोर्स है, उसके अंदर में मैं सबसे पहले साहित्य दर्पण पढ़ा रहा हूं। साहित्य दर्पण के अंदर में जो विश्वनाथ आचार्य हैं उन्होंने क्या किया, पहले आपका खंडन किया है और उसके बाद उन्होंने अपने उसकी स्थापना की है, अपने काव्य के लक्षण की। तो वही जो होता है उभय साधनवती विजिकीषु कथा, वो जल्प, तो न्याय दर्शन की भाषा में उसको जल्प बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है सैव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, और वही जो है अपने पक्ष की स्थापना से हीन हो, हाँ वो वितंडा कहलाता है। मान लीजिए होता है दूसरे का तो निंदा कर दिया, दूसरे का पर पक्ष का तो खंडन कर दिया, लेकिन उसका अपना कुछ है ही नहीं। कुछ होते हैं ना दूसरे की काम में कमी निकालते हैं, उससे पूछ लो आप बता दो इसको कैसे किया जाए, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता। मतलब उसकी जो कुछ भी करे उसका निंदा ही करना है, उसका खंडन ही करना है, हाँ लेकिन खुद का कुछ स्थापित नहीं करना है। ऐसे लोगों को बोलते हैं वितंडा। और कुछ होते हैं वैतंडिक लोग, होते हैं वैतंडिक, इनको वैतंडिक लोग बोला जाता है, जो कि केवल खंडन ही खंडन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, उभय साधनवती विजिगीषु कथा, आपका जल, ठीक है। वादा का भी आंसर मिल गया, वितंडा का भी मिल गया, विवादा को छोड़ दो, ठीक है। ये आपका हो गया 190 प्रश्न। अब इसके बाद में 191 से प्रश्न भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगा, तो हमारा 10 पार्ट हो जाएगा। ये आपका 9वां पार्ट था, ठीक है। इसके बाद में आपका 10वां पार्ट आएगा, ठीक। चलिए, नमस्कार, हम धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।